नमस्कार और स्वागत है आपका लाल किले के इस विशेष संग्रहालय में। ये संग्रहालय 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है, वह महान विद्रोह जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम आपको उस क्रांति की कहानी सुनाएंगे जो मेरठ से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई। छवि 1 मैकॉले का उद्धरण। संग्रहालय की शुरुआत में आप देख रहे हैं थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का वह प्रसिद्ध कथन जो 2 फरवरी 1835 को दिया गया था। हमें वर्तमान में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच दुभाषिया बन सके जिन पर हम शासन करते हैं। ऐसे लोगों का एक वर्ग जो खून और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। यह उद्धरण ब्रिटिश शैक्षिकी नीति के उस मंसूबे को दर्शाता है जिसका उद्देश्य भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को बदलना था। छवि 2 गुप्त संदेश और चपाती। गुप्त संदेश की व्यवस्था। युद्ध शुरू होने से पहले और 1859 तक देश भर में योजनाकारों द्वारा गुप्त संदेश भेजे जाते थे। ये संदेश प्रतीकात्मक, कूटबद्ध पत्रों और मौखिक रूप से भेजे जाते थे। अंग्रेज इनके अर्थ समझने में असफल रहे क्योंकि देश में कोई एक व्यक्ति नहीं था जो उन्हें इनका अर्थ बता सके। चपाती का रहस्य। एक निश्चित संख्या में चपातियां एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाती थीं। संख्या को गुणा और जोड़ा जाता और फिर अन्य गांवों में भेजा जाता। इनके वाहक गांव के चौकीदार, नायक, साधु, फकीर और यहां तक कि यात्री भी होते थे। इसका मतलब ये था कि आने वाले समय के लिए खाद्यान्न का भंडार इकट्ठा किया जा रहा था। छवि 3 कॉलोनियल साइकी एंड एक्सपेंशन। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय शक्तियों ने विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने नस्लवादी सिद्धांतों के आधार पर यह प्रचारित किया कि गोरे लोगों का बोझ है कि वे अपनी उपनिवेशों पर शासन करें। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड सभी ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। भारत को गोल्डन बर्ड के रूप में जाना जाता था। 1498 में वास्को डी गामा की भारत आगमन के बाद पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भी यहां प्रवेश किया। 1600 में रॉयल चार्टर के माध्यम से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। छवि 4 प्रतिरोध। अंग्रेजों ने जब भारत में शासन शुरू किया तो उन्होंने आतंक और शोषण की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों, बुनकरों और छोटे जमींदारों को नष्ट कर दिया। भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लिया गया। अत्यधिक कर लगाए गए जिससे किसानों की सेनाओं को भंग कर दिया गया। उन्हें अफीम और नील जैसी व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया ताकि कंपनी के व्यापारी घोर मुनाफा कमा सकें। एक नया सामाजिक संवर्ग और वफादार जनता पैदा करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई और मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का काम तेज कर दिया, यहां तक कि धर्म को भी नहीं बख्शा गया। समृद्ध भारत अकाल की भूमि बन गया। जमीन पर दबाव बढ़ा और जल्द ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भी विद्रोह के लिए तैयार हो गए। छवि 5 व्यापार अधिकार से साम्राज्य की यात्रा। शुरुआत में अंग्रेजों ने व्यापार करने का अधिकार मांगा था। बाद में उन्होंने सैन्य अधिकार मांगे और फिर अपने पैर जमा लिए। अंततः उन्होंने न केवल अपने राज्य स्थापित किए बल्कि राजाओं, नवाबों, आदिवासियों, कुलीनों, कारीगरों और किसानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जब्ती का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1856 तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, की मालिक बन चुकी थी। सभी भारतीय राजकुमारों और शासकों ने इसकी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। वे केवल नामात्र के लिए स्वतंत्र थे क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उनके राज्यों में तैनात थे और अपनी सेना भी रखते थे। सीधे नियंत्रित क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कानून और प्रशासनिक तंत्र जैसे पुलिस, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य अधिकारियों को लागू किया, जिससे पारंपरिक संस्थाओं को तोड़ दिया गया। छवि 6 ज़हीर देहलवी और अधिकारियों के पत्र। ज़हीर देहलवी, एक समकालीन कवि और अधिकारी, ने बताया कि मेरठ के सिपाहियों से क्या कहा गया था। पैदल सेना और घुड़सवार सेना की छावनियों में पत्र आदान प्रदान हो रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए और रद्द कर देना चाहिए। अब सभी के लिए हिंदुस्तान में विद्रोह करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम सभी विद्रोह करें। 30 मई 1857 को मेरठ के बादशाह के लिए एक योजना बनाई गई थी। गुप्त पत्र पेशावर के उत्तर में रेजिमेंटों में, डिब्रूगढ़ में, असम में, महाराष्ट्र में, सतारा में और कर्नाटक, ओडिशा और हैदराबाद में भी खोजे गए। ये साबित करता है कि युद्ध लंबे समय से योजनाबद्ध था और 10 जून 1857 को विद्रोह शुरू होना था। ये उष्णतम महीने थे जिसके दौरान अंग्रेजों के लिए लड़ना और अपनी आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल होता। छवि 7 योजना और सीतारामई का कथन। भारत के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम एकता से लड़ा गया। यह कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं था बल्कि सुनियोजित योजना थी।
अंग्रेज इसे समझने में विफल रहे। सभी साक्ष्य बताते हैं कि बिठूर के नाना साहेब और उनके सहयोगी जैसे अजीमुल्ला खान, मोहसिन, तात्या टोपे, चिम्मा साहेब, झांसी की रानी बैजाबाई, लखनऊ और दिल्ली के सिपाही तथा अंग्रेजों की सेना में योजना बनाने में शामिल थे। लगभग 40 रेजिमेंटों ने युद्ध में शामिल होने का संकल्प लिया था। नाना साहेब ने दिल्ली और लखनऊ सहित कई शहरों का दौरा किया था। यह मौसून गोमतियों के महीनों में से थे जब उन्हें अंग्रेजों को चुनौती देना सबसे मुश्किल होता। सीताराम जी का कथन 18 जनवरी 1858 मैसूर, वहां पर किसी भी प्रकार के विवाद को सतह पर नहीं आने दिया जाना था। ये सब कुछ उसी रात को आकस्मिक रूप से घटित होना था। छवि 8 शोषण और दमन। एक बार अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने आतंक और शोषण की दिशा में भारतीय हस्तकर्मियों, बुनकरों, छोटे जमींदारों को नष्ट करना और जिन भारतीय राजाओं के राज्यों को उन्होंने जब्त किया था या नियंत्रित किया था, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। अत्यधिक राजस्व की मांग की गई। उन्हें अफीम और नील जैसी व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया ताकि कंपनी के व्यापारी घोर मुनाफा कमा सकें। एक नई सामाजिक संवर्ग और वफादार जनता पैदा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का काम तेज कर दिया। इस प्रकार धर्म को भी नहीं बख्शा गया। एक समृद्ध भारत अकाल की भूमि में बदल गया था। जमीन पर दबाव बढ़ा और जल्द ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भी विद्रोह के लिए तैयार हो गए। छवि 9 दासी बाई। नाना साहेब के दरबार की 25 वर्षीय दासी बाई ने भी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने भेष को बदलती थी और दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक विभिन्न विद्रोही केंद्रों में संदेश पहुंचाती थी। उसकी बुद्धि और साहस ने उसे एक महत्वपूर्ण संपर्क व्यक्ति बना दिया जो लगभग 5 साल तक अंग्रेजों की पकड़ से बची रही। छवि 10 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1856 तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा गया उसकी मालिक बन चुकी थी। उनके भीतर सभी भारतीय राजकुमारों और शासकों ने उनकी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। वे केवल नाम के लिए स्वतंत्र थे क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उनके राज्यों में केवल उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए नहीं बल्कि उन्हें कैसे शासन करना है ये निर्देशित करने के लिए और अपनी स्वयं की सेना भी तैनात करते थे। सीधे नियंत्रित क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वयं के कानून और प्रशासनिक तंत्र जैसे पुलिस, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य अधिकारी लगाए, पारंपरिक संस्थानों को तोड़ते हुए। छवि 11 दिल्ली की ओर कूच। 3 रेजिमेंट 3वीं, 11वीं और 20वीं के सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और जल्द ही सैपर्स और माइनर्स भी उनके साथ शामिल हो गए। दिल्ली में बादशाह की शक्तियों को पुनर्स्थापित किया जाना था क्योंकि एक रणनीतिक विचार था। बहादुर शाह जफर को अभी भी सम्राट के रूप में देखा जाता था और राजधानी के रूप में दिल्ली। उन्होंने जेल से कैदियों को मुक्त किया। विचार विमर्श के बाद उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का विचार किया। महीनों तक, जिस दौरान राजा का नाम जादू की तरह काम करेगा और जाति, धर्म और क्षेत्रीय मतभेदों को प्रेरित करेगा, मुस्लिम, हिंदू और असंतुष्ट, ये वह गवाह था जो एक गवाह ने बताया। अहमानुल्लाह खान, बादशाह के चिकित्सक, ने सुना था कि मेरठ की सेना यहाँ आने वाली थी और मुख्य प्रत्येक जगह जहाँ सिपाहियों ने युद्ध छेड़ा, पेशावर, अंबला, नीमच, अलीगढ़, फर्रुखाबाद और इतने पर, सभी ने दिल्ली की ओर कूच किया। एक राष्ट्रीय प्रतीक। एक फकीर ने अप्रैल में सुराजकुंड में डेरा डाला और सैनिकों के लगातार संपर्क में था। विस्फोट के बाद वह सैनिकों के साथ दिल्ली चला गया। पहले उसे ब्रिटिश छावनियों के पास कालका और अंबाला में भी देखा गया था। छवि 12 मेरठ की घटनाएं। मेरठ, जो बंगाल रेजिमेंट का मुख्यालय था, सबसे बड़ी ब्रिटिश छावनियों में से एक था जिसमें तोपखाना और घुड़सवार सेना थी। मंगल पांडे की फांसी के साथ 7 इकाइयों के विघटन की खबर यहां पहुंची थी। 24 अप्रैल को कार्ट्रिज के बक्सों को खोलने से इनकार करने पर 85 गैर कमीशन अधिकारियों और सवारों को कोर्ट मार्शल किया गया। 9 मई को इन 85 सिपाहियों को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ये शर्मनाक और भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक था। उन्हें लोहे की बेड़ियों में डाल दिया गया और जेल तक ले जाया गया। 10 मई को शहर के लोग इन घटनाओं के बारे में जागरूक हो गए और कुछ सैनिकों को महिलाओं द्वारा साथियों को छोड़ने के लिए ताना मारा गया। शाम की प्रार्थना के दौरान चर्च में सिपाहियों ने सदर बाजार से युद्ध का आह्वान किया। छवि 13 द इंग्लिशमैन अखबार। द इंग्लिशमैन अखबार, कलकत्ता, सैटरडे द 16th of May 1857 से मेरठ की तत्काल सूचना। सिपाहियों की बहादुरी और वफादारी, जैसा कि संभवतः आप जानते हैं, इस स्टेशन तक फैल गई है। पिछले महीने के अंत में इन सैन्य गुणों के पहले लक्षण 3rd लाइट कैवलरी के पुरुषों में दिखाई दिए, जिन्होंने कारतूस जारी करने पर उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
इनमें से लगभग 80 सवार परिणामस्वरूप हिरासत में हैं, कोर्ट मार्शल या किसी ऐसे रूप द्वारा मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह जल्दी जैसे ही मैं बाहर गया, पहली चीज जो मैंने देखी वह थी साफ आकाश में ऊपर उठता धुएं का एक बड़ा बादल, थर्ड कैवलरी लाइंस की दिशा में, और पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि यह उस कोर के सार्जेंट मेजर के बर्बाद बंगले से उठा, जिसे रात में 10 और 11 बजे के बीच आग लगा दी गई थी और जमीन तक जला दिया गया था। छवि 14 मेरठ में विद्रोह का दृश्य। कर्नल कीथ यंग अपनी पत्नी को लिखते हैं 8 अगस्त 1857। उद्धरण चिन्ह। जब हम वहां थे तब वह व्यक्ति नाना ही था जो एक यूरोपीय कोचमैन के साथ मेरठ की सड़कों पर घूमा करते थे। यह उद्धरण दर्शाता है कि नाना साहेब मेरठ में पहले से ही मौजूद थे और योजना का हिस्सा थे। छवि 15 जॉर्ज हार्वे का कथन। आगरा डिवीजन के कमिश्नर जॉर्ज हार्वे ने चपातियों के रहस्यमय वितरण का उल्लेख किया जो देश भर में आश्चर्यजनक तीव्रता से वितरित की जा रही थी, एक रात में 160 से 200 मील की गति से यात्रा करती हुई। पाठ्यक्रम ने बुंदेलखंड या नागपुर में एक संभावित शुरुआती बिंदु का सुझाव दिया। गेहूं के केक का पुलिस द्वारा वितरण अभी भी प्रगति पर है। वे औध और मध्य भारत में भी चले गए थे। अखबार ने सवाल किया, इसका क्या मतलब है? क्या ये भावनाओं का विस्फोट होना है या केवल हंसी का? क्या चुपपति एक उग्र क्रॉस है या केवल एक अपाच्य खाद्य विद्रोह का कारण? द एलन्स इंडियन मेल ऑफ अप्रैल 15, 1857। छवि 16 जनरल ऑर्डर्स। General orders by His Excellency the Commander-in-Chief. Headquarters, Simla, the 18th of April 1857. फोर्ट विलियम में 18वीं अर्थात मार्च और सोमवार 6 अप्रैल 1857 को पुनर्संकलित जनरल कोर्ट मार्शल के अनुसार मंगल पैंडी सीपॉय नो 1446 5th कंपनी 34th रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री को निम्नलिखित आरोपों पर मुकदमा चलाया गया। आरोप: विद्रोह के लिए बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को परेड ग्राउंड के सामने जाकर सशस्त्र होकर तलवार के साथ और फिर वहां शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी रेजिमेंट के पुरुषों को विद्रोह करने और वैध अधिकार के प्रति प्रतिरोध में शामिल होने के लिए उकसाया। अपने वरिष्ठ अधिकारियों सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन के खिलाफ हिंसा का उपयोग करने के लिए लेफ्टिनेंट बो और 34th रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री के एडजटेंट उसे तलवार से मारकर और घायल करके। निष्कर्ष: कोर्ट ने कैदी मंगल पैंडी को दोनों आरोपों का दोषी पाया। सजा: कोर्ट ने कैदी मंगल पैंडी सीपॉय नो 1446 5th कंपनी 34th रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री को मृत्युदंड दिया, फांसी द्वारा गर्दन तक लटकाना। छवि 17 द नाइट ऑफ मे 10, 1857। अंग्रेजों के बंगले आग के हवाले कर दिए गए, मैगजीन को खाली कर दिया गया, सिपाही और जनता ने आम और गोला बारूद लूट लिया। सिपाहियों का एक समूह जेल की ओर गया और कैदी सिपाहियों और कैदियों को मुक्त कर दिया। टेलीग्राफ स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के समकक्षों को संदेश भेजा, संचार लाइनें काट दी गईं। ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी गई। पड़ोसी गांवों के ग्रामीण भी युद्ध में शामिल हो गए। लगभग 50 अंग्रेजों को मार डाला गया। अधिकतर सवार अब दो मार्गों से दिल्ली का रास्ता लेकर चल पड़े, एक गाजियाबाद के रास्ते और दूसरा बागपत के रास्ते। कुछ ने बुलंदशहर का रास्ता लिया और कुछ ने देश भर में संदेश ले जाने के लिए अलग अलग रास्ते लिए। महत्वपूर्ण तथ्य: 10 मई को सशस्त्र ग्रामीण वासियों की मेरठ में उपस्थिति उस गुप्त योजना का ही एक भाग था जो काफी समय से चल रही थी। ये सहज विद्रोह नहीं था बल्कि सुनियोजित क्रांति थी। छवि 18 समाचार पत्रों का प्रदर्शन। इस खंड में आप देख सकते हैं 1857 के मूल समाचार पत्र जो विद्रोह की घटनाओं को दर्ज करते हैं। दिल्ली गज़ेट दिल्ली की स्थिति पर रिपोर्ट। द इंग्लिशमैन मेरठ और अन्य स्थानों की घटनाओं का विवरण। लाहौर क्रॉनिकल पंजाब में विद्रोह की खबरें। फ्रेंड ऑफ इंडिया ब्रिटिश दृष्टिकोण से घटनाओं का विश्लेषण। ये समाचार पत्र उस समय के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हैं जो हमें 1857 के महान विद्रोह की वास्तविक तस्वीर दिखाते हैं। इनमें प्रकाशित लेख, रिपोर्ट और विज्ञापन उस दौर की सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। छवि 19 मेरठ का नक्शा। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं मेरठ शहर के 3 मुख्य क्रांति केंद्र। 1. गोलभट्टा। ये स्थान विद्रोहियों का एक महत्वपूर्ण संगठन केंद्र था जहां से योजनाएं बनाई जाती थीं। 2. मेरठ छावनी, मेरठ कैंटोनमेंट। यहां से 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। 85 सिपाहियों को कैद करने के बाद उनके साथियों ने बगावत कर दी। 3. मेरठ जेल। विद्रोहियों ने सबसे पहले जेल पर हमला किया और कैदी सिपाहियों को मुक्त कराया। ये क्रांति का प्रतीकात्मक कदम था।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से विद्रोह की चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। छवि 20 भारतीय सिपाही की तलवारें। यहाँ प्रदर्शित हैं वे तलवारें जो भारतीय सिपाहियों द्वारा 1857 के विद्रोह में उपयोग की गई थीं। ये शस्त्र न केवल युद्ध के उपकरण थे बल्कि भारतीय योद्धाओं के साहस और स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। तलवारों की विशेषताएं। पारंपरिक डिजाइन। ये तलवारें भारतीय शस्त्र निर्माण की पुरानी परंपरा को दर्शाती हैं। तीक्ष्ण धार। युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार की गई धार। सांस्कृतिक महत्व। भारतीय सैनिकों के लिए ये केवल हथियार नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक थे। जब अंग्रेजों ने इन्हें नए कारतूसों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जिनमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई थी तो ये सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। यही कारण बना विद्रोह की चिंगारी का।